नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात असम की, जहां सत्तारूढ़ बीजेपी की ओर से एक ऐसा एआई जनित वीडियो प्रचारित किया गया जो सीधे सीधे सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने वाला है। वहां के मुख्यमंत्री लोकसभा में उप नेता गौरव गोगोई को पाकिस्तानी बता रहे हैं। क्या इन नेताओं को नहीं पता कि नफरत की आग से जिस प्रदेश को वे जला रहे हैं, वहां का सिंहासन भी मिल गया तो क्या होगा? उस राख का क्या करेंगे जो उड़ उड़कर उनके चेहरे को बदरंग करेगी? आखिर नदियों और हवाओं के प्रदूषण पर चिंता जताने वाला समाज दिमाग को जहरीला बनाने वाले इस अभियान पर चुप क्यों है? चलिए आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। असम की ये विधानसभा है जहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। ये हैं मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, जो एक ज़माने में कांग्रेस के नेता भी हुआ करते थे, लेकिन बीते 10 साल से वो बीजेपी की उत्तर पूर्व में कमान एक तरह से संभाले हुए हैं। यहाँ पर मार्च अप्रैल के बीच 2026 में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। इसका कार्यकाल 2 मई 2026 को समाप्त होगा। 5 साल से हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। जाहिर है उन्हें असम की तरक्की का हिसाब देना है, लेकिन हिसाब देने के बजाय बीजेपी की ओर से एक ऐसा सवाल पेश किया गया है जिसने असम की राजनीति में उबाल ला दिया है। ये एक एआई जेनरेटेड वीडियो है, यानी एआई के जरिए बनाया गया है और उसमें क्या क्या दिखाया गया है उसकी कुछ तस्वीरें हमारे सामने हैं। ये आधिकारिक हैंडल जो है एक्स असम बीजेपी का, उस पर पोस्ट किया गया है। इसमें लिखा है असम विदाउट बीजेपी, यानी अगर बीजेपी की सरकार नहीं रही तो क्या होगा? असम में मुसलमानों का बहुमत हो जाएगा, हर जगह वही नजर आएंगे। अवैध प्रवासी आसानी से पार कर लेंगे सीमा, घुसपैठ हो जाएगी, बहुमत हो जाएगा मुसलमानों का। हिंदू अपनी ज़मीन खो देंगे। चाय बागान, एयरपोर्ट, स्टेडियम, हर जगह बुर्का पहने महिलाएं और टोपी वाले पुरुष दिखाई देंगे। ये वो एआई वीडियो बता रहा है। कांग्रेस के नेताओं को पाकिस्तान परस्त, पाकिस्तान से उनका लिंक बताया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ये और उपनेता प्रतिपक्ष लोकसभा में, इनको बताया जा रहा है कि ये लोग पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और गोमांस की बिक्री होगी, उस पर जो बैन है वो हट जाएगा। इस तरह की बातें। वीडियो का अंत मुस्लिम आबादी 90% इस हेडिंग के साथ होता है और फिर दर्शकों से अपील है कि सावधानी से सरकार चुने। बीजेपी ने वीडियो को टैगलाइन के साथ साझा किया है, हम पहचान के इस सपने को साकार नहीं होने देंगे। पहचान का मतलब आप जानते हैं, पाकिस्तानी गुर्गा। और इशारा किसकी ओर है? बीजेपी पहचान कहती है गौरव गोगोई को। गौरव गोगोई, जैसा हमने बताया आपको, वो लोकसभा में उप नेता हैं, कांग्रेस के असम प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष हैं और एक बेहद सम्मानित नेता हैं, वहाँ के सांसद हैं। ये नफरत की राजनीति की पराकाष्ठा है। बीजेपी की नज़र में अगर लोकसभा के उप नेता पाकिस्तानी गुर्गे हैं तो फिर ये तो मोदी सरकार पर बड़ा सवाल है कि वो अपने देश की संसद में ऐसे लोगों के लिए जगह बनाए हुए है। जाहिर है कांग्रेस नाराज़ है, उसने तीखी प्रतिक्रिया जताई है, इस वीडियो को सांप्रदायिक घृणा फैलाने वाला कहा है। गौरव गोगोई ने इसके जवाब में क्या कहा है? उन्होंने कहा कि बीजेपी आईटी सेल द्वारा रचे गए शब्दों, कार्रवाइयों और छवियों में असमिया समाज की सतह को खरोच करने की भी ताकत नहीं है। यानी इस तरह की कोशिशें जो असम का भाईचारा है उसे खत्म नहीं कर सकती हैं। हम एक ऐसा असम देखना चाहते हैं जहां कड़ी मेहनत नफरत पर भारी पड़े, शालीनता अहंकार पर, लोकतंत्र तानाशाही पर कुचल दे और हर किसी को सम्मान मिले। सीधे सीधे गौरव गोगोई बता रहे हैं कि ये दरअसल ये तानाशाहों का अहंकार है जो इस तरह से नफरत फैला रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को टैग कर इस नफरती वीडियो की शिकायत की है और कहा जा रहा है कि इस मसले पर पुलिस कंप्लेंट की भी तैयारी है, यानी एफआईआर कराई जाएगी। साफ है कि चुनाव की आहट के साथ असम में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खेल शुरू हो गया है, जबकि बात होनी चाहिए थी कि 10 सालों में असम में सत्तारूढ़ बीजेपी ने प्रदेश के विकास को कितनी ऊंचाई दी है। आखिर वहां डबल इंजन की सरकार है।
जो बीजेपी के मुताबिक विकास की गारंटी होती है। तो आज कहाँ खड़ा है असम, ज़रा हम जान लेते हैं, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा या बीजेपी कभी नहीं चाहते कि इन मसलों पर बात हो। तो पहले, असम देश का 7वां सबसे गरीब राज्य है। 36 राज्यों में 7वें नंबर पर है। सबसे गरीब राज्यों की जो सूची है, वैसे इसमें टॉप बिहार करता है, जहां 20 साल से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में एक छोटा वक्फा है जहां पर यह गठबंधन टूटा था, बमुश्किल 1.5 साल का। तो उसमें 7वां नंबर असम का भी है। कुल आबादी के 32.07% लोग गरीब हैं असम में। और असम में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 20वें नंबर पर है। अगर देश के सारे राज्यों की प्रति व्यक्ति औसत आय देखी जाए तो उसमें 20वें नंबर पर है। भारत में प्रति व्यक्ति जो औसत आय है वो 1,70,000 रुपये सालाना है, जबकि असम में यह आंकड़ा 1,54,221 रुपये, उससे कम, राष्ट्रीय आय से काफ़ी कम। और असम में शिक्षा का क्या हाल है? साक्षरता दर 72.2%, जबकि राष्ट्रीय औसत है 74%। और नीति आयोग के मुताबिक स्कूली शिक्षा में असम का ग्रेड डी है, जो नीचे से दूसरे नंबर पर आता है, यानी सबसे खराब से बस थोड़ा सा कम। शिक्षा के मामले में 36 राज्यों में 27वें स्थान पर है असम। और असम में बेरोजगारी का आलम क्या है? 10% से ज़्यादा, जबकि राष्ट्रीय जो बेरोजगारी दर है वो 4.9% बताई जाती है। 21 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड शिक्षित बेरोजगार हैं, यानी जो पढ़ाई लिखाई ख़त्म करने के बाद नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं और उन्होंने सेवा योजन कार्यालयों में जाकर रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि कम तादाद में ही लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बावजूद 21 लाख लोग बेरोजगार हैं। इसके अलावा कुछ और भी समस्याएं हैं जिन पर लगातार जनाक्रोश बना रहता है। ये तस्वीरें देखिए, ये बाढ़ और कटाव की ये तस्वीरें हैं। बाढ़ और कटाव असम को हर साल ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से नुकसान होता है असम को, बाढ़ और कटाव से। 2025 में भी अब तक 40 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। फसलें नष्ट हो जाती हैं, घर उजड़ जाते हैं और आर्थिक नुकसान का तो पूछियो ही नहीं, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। सरकार से अपर्याप्त राहत और पुनर्वास की सुविधा मिलती है, जिसके खिलाफ आक्रोश होता है। बाढ़ के बाद हजारों लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य सरकारें केवल वादे करती हैं। किसान कर्ज में डूब जाते हैं, गरीबी का चक्र बढ़ता है। और दूसरी ओर असम के 6 ऐसे समुदाय हैं जो एसटी कैटेगरी की, यानी अनुसूचित जनजाति में आने की मांग कर रहे हैं। कोच, राजबोंगशी, मोरान चाय बागान श्रमिक हैं मूलतः। इन लोगों की मांग है कि ये एसटी घोषित किया जाए। सितंबर 2025 में धुबरी में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ 12 घंटे का बंद हुआ था। पुलिस कार्रवाई में 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। जनता का आक्रोश बढ़ रहा है सरकार से वादे पूरे न होने की वजह से। AKRSU और अन्य संगठनों ने टॉर्च लाइट मार्च निकाले हैं। सीएम ने जांच का वादा किया है, लेकिन एसटी स्टेटस पर चुप्पी साध रखी है। और कहीं ऐसा ना हो कि 80 के दशक की शुरुआत में जिस तरह से असम मूवमेंट हुआ था वो एक बार फिर इस मुद्दे पर हो जाए। 2025 में ये चुनावी मुद्दा है। यानी बीजेपी के 10 साल के शासन के बाद भी लगातार समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। बीजेपी नीत एनडीए ने 2021 में 75 सीटें जीती थी और अब उसका लक्ष्य है कि 95 सीटें वो जीते। लेकिन अगर ये समस्याएं मुद्दा बनी रहीं तो सरकार बैकफुट पर जाएगी। ऐसे में फ्रंट फुट पर खेलते हुए मुसलमानों को हिंदुओं का दुश्मन बताने और कांग्रेस को उनका समर्थक बताने का अभियान शुरू किया गया है। वैसे अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना एक संवैधानिक दायित्व है। हर सरकार का दायित्व है कि अल्पसंख्यक उसके राज्य में सुरक्षित रहें, उनके हक अधिकार सुरक्षित रहें, उस पर आंच ना आए। लेकिन बीजेपी ने इसे संवैधानिक दायित्व की ओर कदम बढ़ाने वाले किसी भी दल को तुष्टीकरण के आरोप से घेर लेती है।
ये उसकी एक पुरानी रणनीति है कि अगर कोई कहे कि मुसलमानों पर अत्याचार हुआ कहीं, तो कहा जाएगा देखो तुष्टीकरण कर रहे हैं। जबकि जिस संविधान की शपथ खाकर बीजेपी का मुख्यमंत्री शासन करता है, ये उसका दायित्व है और ये दायित्व अचानक नहीं आया है। राष्ट्रपिता गांधी और नेहरू जिन्होंने झंडा फहराया लाल किले में आज़ादी के बाद, इन्होंने देश से कुछ वायदा किया था और जो संविधान हमारा बना उसने उस वायदे का सम्मान किया था। जब आज़ादी मिली तो तय हुआ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध किसी भी धर्म को मानने वाले हों, देश का हर नागरिक बराबर होगा। सरकार का दायित्व है कि सबके हितों की रक्षा करे। लेकिन बीजेपी ने साल दर साल अल्पसंख्यकों के खिलाफ अभियान चलाया। उसे लगा कि इससे हिंदू एकजुट होंगे, लेकिन आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हिंदू आरएसएस के इस विषैले अभियान को जानते थे। वो जानते थे कि महात्मा गांधी की हत्या किसने कराई, गोडसे आरएसएस की किस शाखा से निकला था। उन्होंने कई पीढ़ियों तक बीजेपी को सत्ता से दूर रखा, लेकिन अफसोस कि अब ना वो पीढ़ी रही और न सच की रक्षा करने का वैसा प्रण ही दिखता है। ऊपर से व्हाट्सएप जैसी मशीन भी हाथ में आ गई है, इसके सहारे जमकर झूठ फैलाया जा रहा है। गांधी और नेहरू जैसे राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार की इंतहा है और ये सब इसलिए भी है कि आरएसएस की गद्दारी, अंग्रेजों का साथ देने का उसका इतिहास छिप जाए। और अब तो एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। असल जैसे लगने वाले नकली वीडियो बनाकर किसी को भी बदनाम किया जा सकता है। असम में जो वीडियो इन दिनों विवादित है, उसमें भी अर्धसत्य या सीधे सीधे असत्य का सहारा लिया गया है। आइए देखते हैं कि उसमें कहा क्या गया है और हकीकत क्या है। बीजेपी का दावा है कि बीजेपी न रही तो असम में 90% मुस्लिम आबादी होगी, यानी आबादी बढ़ जाएगी। आबादी कैसे बढ़ती है? हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि असम में मुस्लिमों की आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक 34% है। बीजेपी अभी भी जो दावा कर रही उसमें भी हद से हद वो कह रही 40%। हालांकि जनगणना तो हुई नहीं जो 2021 में होनी चाहिए थी, इसलिए फिलहाल आबादी का आंकड़ा तो 34% है। अच्छा, कैसे जनसंख्या बढ़ेगी? उसके लिए प्रजनन दर एक मानक है। तो असम में मुस्लिमों की प्रजनन दर क्या है? 2.4। और राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? जो NFHS 5 है, यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, जो 2020 और 21 में हुआ, उसमें मुस्लिमों का राष्ट्रीय स्तर पर जो TFR है वो 2.4 है और असम में और राष्ट्रीय स्तर पर 2.36 है। यानी राष्ट्रीय स्तर और असम में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और 92-93 में जो पहला सर्वे हुआ था NFHS 1, इसमें 4.4% ये दर थी, यानी उससे बहुत घटी है। 4.4% से 46.5% घट गई है और तब 2.36 इस समय हो गई है। और हिंदू मुस्लिम के जो TFR में अंतर है, टोटल फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर, कुल प्रजनन दर, वो 1.1 से घटकर अब 0.42 ही रह गया है। यानी हिंदुओं और मुसलमानों में जनसंख्या की वृद्धि का जो रफ्तार है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और चूंकि गरीबों में यह रफ्तार ज़्यादा होती है और मुसलमानों में गरीब ज़्यादा हैं, इसलिए तुलनात्मक रूप से अभी भी वो थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर आबादी की रफ्तार घटने की दर देखें 92-93 से, तो 46.5% की कमी मुस्लिम आबादी की जो प्रजनन दर है उसमें नज़र आती है। यानी पूरे देश में जनसंख्या घटने की एक प्रवृत्ति है, स्थिर हो रही है और मुसलमान भी उससे अलग नहीं है, असम में भी और देश में भी। तो क्या ये जो घुसपैठियों का सवाल उठाया जा रहा है कि इससे असम की आबादी बढ़ रही है, वो सच है? उसकी हकीकत क्या है? बीजेपी का दावा है कि असम में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो रही है। तो पहला सवाल तो यही है कि घुसपैठ की जिम्मेदारी किसकी है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अधीन आता है? जाहिर है केंद्र सरकार के, और गृह मंत्री अमित शाह हैं, सरकार बीजेपी की है। तो क्या ये घुसपैठ को रोक नहीं पा रहे हैं? यानी प्रदेश बीजेपी
केंद्र की बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को घुसपैठ के लिए जिम्मेदार ठहराएगी। ये बात विपक्ष कहे तो समझ में आता है, लेकिन बीजेपी ये बात कैसे कह सकती है? अगर ऐसा वाकई हो रहा है तो इसकी सजा तो बीजेपी को मिलनी चाहिए, क्योंकि चौकीदारी ठीक से नहीं हो रही है, लेकिन ठीकरा विपक्ष पर फोड़ा जा रहा है। बीजेपी ने घुसपैठियों के सवाल पर एनआरसी कराया, बहुत एक मुद्दा बनाया। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर, जो सिटीजनशिप का एक रजिस्टर है एनआरसी, उसको जब बनाया गया तो उसका क्या नतीजा निकला है आप जानते हैं। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर इसको कहते हैं। ये इसमें लगभग 19 लाख नाम काटे गए, यानी माना गया कि ये लोग असम के लोग नहीं हैं, जाहिर है बांग्लादेश के लोग हैं। तो अब क्या हुआ, उसमें जब आगे देखा गया तो उसमें 12 लाख हिंदू थे और 7 लाख मुस्लिम थे, जो माने गए आधिकारिक रूप से कि ये बांग्लादेश के हैं। यानी अब इनको वापस भेजा जाए, पर बीजेपी हिंदुओं को घुसपैठिया नहीं मानती है। उसकी नज़र में वो शरणार्थी हैं क्योंकि वो हिंदू हैं, और इसीलिए एक CAA कानून बना है, यानी सिटीजनशिप जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया है CAA। उसके तहत जो गैर मुस्लिम हैं उन्हें शरणार्थी के रूप में अपने देश का नागरिक माना जा सकता है। तो इसका मतलब ये 12 लाख हिंदू भी असम की नागरिकता या जो आबादी है उसमें जुड़ जाएंगे, और जो बाकी लोग हैं जो मुसलमान हैं उनको नहीं माना जाएगा, लेकिन उनको वापस भी अभी तक नहीं भेजा गया है। एक और समस्या है कि असम में उपराष्ट्रीयता का भी आंदोलन है, जो मानता है कि असम में बांग्लादेश से आए सभी लोगों को निकाला जाए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। ये मुद्दा कभी भी तूल पकड़ सकता है। इस तरह बीजेपी ने असम के हिंदुओं के बीच ये डर फैलाया है कि उसकी सरकार न रही तो हिंदू की आबादी घट जाएगी, और साथ में बीफ पर बैन हट जाएगा, जो उस वीडियो में कहा गया है। अब बीफ बैन यानी गोमांस, उसकी हकीकत क्या है वो भी देख लीजिए। वो 2016 से बीजेपी की सरकार है असम में, और बीफ पर आंशिक रोक लगी 2021 में। 5 साल तक कुछ नहीं इसमें किया गया। जब 2021 में लगी जो रोक, तो उसमें क्या था, गैर मुस्लिम आबादी और मंदिरों आदि के 5 किलोमीटर के अंदर बैन है, यानी जहां पर हिंदू हैं, सिख हैं, उनकी आबादी के बीच बीफ नहीं बिकेगा, और मंदिर जहां पर है उसके आसपास 5 किलोमीटर के अंदर नहीं बिकेगा। ठीक, फिर 2024 में एक और संशोधन हुआ। इसमें कहा गया कि बीफ का सार्वजनिक उपभोग नहीं होगा, यानी अभी तक पूरे प्रदेश में रोक लगाने की कोई बात बीजेपी ने नहीं की है। और इस समय जो हकीकत है कि मुस्लिम और ईसाई इलाकों में बीफ बिक्री और घरों में बीफ खाने पर कोई रोक नहीं है। और सिर्फ ये असम का मसला नहीं है, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, ये जो तमाम राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार है, यहां पर बीफ पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी गाय माता जरूर है, लेकिन इन राज्यों में नहीं है। तो बीजेपी किस तरह से गाय का इस्तेमाल करती है राजनीति में, इसका ये एक उदाहरण है। गोवा में तो इनके घोषणा पत्र में कहा गया था कि बीफ की कमी नहीं होने देंगे, लेकिन बीफ को मुद्दा असम में बनाया जा रहा है, जबकि सरकार उनकी ही है। और ये इसलिए है कि अपनी सरकार की नाकामियों को छिपाया जाए, सरासर झूठ बोलकर सांप्रदायिक गोलबंदी की जाए। सवाल यह है कि इस रणनीति से असम को कितना लाभ मिलेगा। हाल के दिनों में चीन में एक ग्लू खोजा गया है। ग्लू यानी गोंद, जो टूटी हड्डियों को जोड़ देता है। प्लास्टर की जरूरत नहीं होती, लेकिन भारत की राजनीति और राजनेताओं की जुबान में ऐसा ग्लू है, जहरीला ग्लू, जो जब टपकता है तो हड्डियां जुड़ने की जगह टूटने लगती हैं, दिल भी टूटते हैं। फिर इस सवाल का क्या मतलब है कि हम चीन से पीछे क्यों हैं? हमारी प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं। सच्चाई हमने बता दी है, फैसला जनता को करना है कि उसे कैसा भारत चाहिए, एकजुट भारत चाहिए या फिर टूटा फूटा और अवसाद में डूबा हुआ। अंत में गोरख पांडे की एक कविता आपको सुनाते हैं। गोरख पांडे हिंदी के एक बड़े कवि थे, अब दिवंगत हैं। उन्होंने कभी लिखा था, इस बार दंगा बहुत बड़ा था,
खूब हुई खून की बारिश, इस बार दंगा बहुत बड़ा था, खूब हुई खून की बारिश, अगले साल अच्छी होगी फसल मतदान की। यानी खून की बारिश मतदान की फसल को बेहतर करती है, लेकिन ऐसी फसलों से, ऐसे मतदान से देश के वातावरण में जहर घुलता है, ये भी एक सच्चाई है। और अब जहरीली हवा में आप कब तक जिंदा रह सकते हैं? मर्जी आपकी, सर भी है आपका। तो अब दीजिए इजाज़त। सच बताने का हमारा ये प्रयास अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नमस्कार।